ऑनलाइन इंस्पिरेशनल लेक्चर सीरीज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भावनाओं से भरा हो हृदय तो प्रस्फुटित होता भाग्योदय। इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं सुनते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि द्वारा। भ्राता अभिमन्यु काले, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। Hello friends, travel and tourism industry is the backbone of any economy. You might have observed that there are so many European countries which are thriving on the tourism, and this crisis of corona has hit very badly to this industry. Unfortunately, because of the lockdown, so many people can't move outside their homes, and they are having no option other than the common entertainment like television or internet streaming. But this problem has a silver lining also. We can use this period to strengthen your soul, your thoughts, your philosophical feelings and teaching and preaching by the Brahma Kumaris. I see a different perspective in this lockdown, and I am sure that with help of the inner strength we can overcome this problem. This problem is not going to stay there forever. It is definitely going to move away. So prepare yourself, prepare your soul, prepare your health with help of Brahma Kumari preachings. I am very happy and glad to know that the Brahma Kumaris are taking a webinar or some small lectures, some programs on internet, and with help of these programs they are going to give some boost to the tour operators and so many professionals in this business as well as to the tourists. So I hope that everything will go rightly in India. We will move forward with a new strength, and I am thankful to the Brahma Kumaris for their preaching. राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का प्रथम चरण स्व अस्तित्व की पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीरजा बहन। ओम शांति, ओम शांति। ये शांति का अभिवादन है। एक दूसरे के प्रति शांति की शुभकामनाएं व्यक्त करना है। पर अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि पिछले 24 घंटे में हम कितना शांत रह सके हैं, या हम शांति में रहना तो चाहते हैं परंतु शांति में रह नहीं पाते हैं। वर्तमान समय लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, तो तन से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं या तन की हलचल कम हो गई है, परंतु अपने आप से पूछना है कि क्या हमारा मन शांत है कि मन में अभी भी हलचल है। तो इस लॉकडाउन की परिस्थिति को हम एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करते हैं और हम अपने मन को शांत बनाते हैं। मेडिटेशन वो बहुत सुंदर तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। So let's calm down during lockdown. Meditation and self-realization. हम सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत बातें सुन भी सकते हैं, परंतु सेल्फ को असली रूप में रियलाइज करने के लिए मेडिटेशन ही वो माध्यम है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन अपने मन को समझना है और अपने मन को ऐसा योग्य प्रशिक्षण देना है जिससे मन सही सोच सके और सही सोच से अपने सही भाग्य का निर्माण कर सके। सो लेट्स अनलॉक अ ट्रू पोटेंशियल। सेल्फ रियलाइजेशन को
हम 3 कदमों में जानेंगे। सबसे पहला कदम सेल्फ रिफ्लेक्शन या स्व निरीक्षण। तो हम कुछ अपने प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को जानेंगे। दूसरा कदम सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागृति। हम अपने प्रश्नों के जवाबों से हम अपने आप को समझेंगे। और तीसरा पहलू है सेल्फ रियलाइजेशन, स्व अनुभूति। हम अपने आप को हम जो हैं, जैसे हैं वैसे अनुभव करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के पहले कदम के तरफ। वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्व निरीक्षण। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक शेरनी ने एक छोटे से शेर को जन्म दिया और वो मर गई। वो छोटा सा शेर, उसे पता नहीं था कि क्या करना है। तो घूमते घूमते वो जंगल के पास में एक खेत था और वहाँ भेड़ों का झुंड था। There was a herd of sheep। तो उनके साथ जाके घुल गया। भेड़ों के माँ ने देखा उसे, सोचा इसकी मैं देखभाल करती हूँ, संभाल करती हूँ। तो वो भेड़ों के साथ ही पलता रहा और उन्हों के जैसे ही सोचता रहा, व्यवहार करता रहा, यहाँ तक कि भेड़ों की तरह ही घास भी खाता रहा। पर वो खुश नहीं था। एक कुछ न कुछ खालीपन वो महसूस करता था। और दूसरा, बाकी सारे भेड़ उसका हंसी मजाक उड़ाते थे कि देखो तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही बदसूरत है, तुम हमारे जैसे दिखते नहीं हो, और तुम्हारा आवाज भी कुछ अलग ही है, तुम हमारे जैसा आवाज भी नहीं निकाल सकते, तुम कितने अलग हो। तो ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता, मायूस हो जाता और सोचता कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं कोई काम का ही नहीं हूँ। एक दिन एक बूढ़ा बड़ा शेर वो भेड़ों के झुंड को देख के उनके पीछे पड़ने लगा। तो सारे भेड़ डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अब उन भेड़ों के साथ ये छोटा शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। अब शेर भेड़ों के पीछे तो लग गया, पर उसकी नजर इस छोटे शेर पर गई। तो जिज्ञासा के वजह से उसने भेड़ों को छोड़ दिया और इस छोटे शेर के पीछे भाग गया। आखिर उसने उसको पकड़ लिया। वो छोटा शेर तो बहुत डर गया, घबराते घबराते उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं छोटा सा भेड़ हूं। शेर ने कहा, अरे तुम तो मेरे जैसे शेर हो, तुम भेड़ कहाँ हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो छोटा सा भेड़ हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तो वो बूढ़ा शेर आश्चर्य खाता है, सोचता है कैसे से समझाओ। तो उसे एक युक्ति सूझती है। उस छोटे शेर को नदी के किनारे लेके जाता है, कहता है कि नदी में अपना मुंह झांक के देखो। तो वो झांक के देखता है छोटा शेर और आश्चर्य खाता है कि वो क्या देखता है कि वो एक शेर है, वो भेड़ नहीं है। तो जैसे ही वो ये जान लेता है तो बहुत खुश हो जाता है और जोर से गरजना करता है। उसकी गरजना सुन के बाकी सारे भेड़ जो झाड़ियों के पीछे छिप गए होते हैं, वो सारे डर के मारे भाग जाते हैं अपनी जान बचाने। अब वो सारे भेड़ में से एक भी भेड़ हिम्मत ही नहीं कर सकता उसकी हंसी मजाक उड़ाने के लिए, बल्कि उसके पास आने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब शेर ने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने झुंड को ढूंढ लिया, अपने आप को पा लिया। इस कहानी का सार यही है कि जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कोरे कागज की तरह होता है। उसे कुछ नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से धर्म का, कौन से राष्ट्र का, कौन से जाति का, कौन से लिंग का हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे माता पिता, जैसे शिक्षक, जैसा समाज, जैसी मान्यताएं, जैसा कार्यस्थल उसे प्राप्त होता है, वैसे वैसे रंग उस पे चढ़ता जाता है। और आज हम जो भी जैसे भी है, हमारे सारे अलग अलग प्रकार के प्रभावों की जैसे गठरी बन गए हैं। जैसे एक स्कूल में अक्सर करके
ऐसा होता है कि अगर कोई निबंध दिया गया है लिखने के लिए, तो बच्चे जो है एक दूसरे की कॉपियों में झांक के देखते हैं कि इसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, इन्होंने क्या लिखा। क्योंकि हम अपनी जो हमें वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ आवरसेल्व्स। कई बार हम कोई अगर प्रस्तुति करते हैं, कोई गीत सुनाते हैं या कोई नृत्य करते हैं या कुछ कविता सुनाते हैं या कुछ जोक सुनाते हैं, तो हम लोगों की शक्लों को देखते हैं कि उन्हें कैसा लगा। हम लोगों से तारीफ सुनना पसंद करते हैं, कुछ कमेंट सुनना पसंद करते हैं, हमारे पोस्ट को लाइक या डिसलाइक कुछ मिले हम देखते रहते हैं। तो हम लोगों की नजरों में अपने आप को ढूंढते रहते हैं। तो अपने आप को हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों हम लोगों की नजरों में अपने आप को ढूंढते हैं। एक और कहानी है कि एक बार एक राजा अपने बगीचे में जाता है और देखता है कि उसके बगीचे में सारे झाड़, पेड़, पौधे सब लगभग मेजॉरिटी झड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। वो जाता है पेरू के झाड़ के पास। वो पेरू का झाड़ बहुत दुखी होता है और वो मर रहा होता है। कहता है कि मैं आम के झाड़ की तरह नहीं हो सकता। जैसे आम कितना सुंदर मीठा फल दे रहा है, मैं नहीं दे सकता, और इसीलिए वो दुखी होकर मर रहा होता है। फिर राजा जाते हैं वो अंगूर के वेल के पास, तो वो बहुत दुखी हो रहा होता है कि मैं नारियल के झाड़ की तरह सीधा नहीं खड़ा रह सकता और नारियल की तरह सख्त, मजबूत, स्वादिष्ट फल नहीं दे सकता। इसीलिए वो दुखी होकर मर रहा होता है। इतने में राजा सूरजमुखी के झाड़ के पास पहुंचता है। वो भी मर रहा होता है कि मैं गुलाब के फूल की तरह खुशबू नहीं दे सकता, इसीलिए दुखी होकर मर रहा होता है। इस बहुत सारी झाड़ियां मर रहे होते हैं। फिर राजा की नजर एक मोगरे के वेल की तरफ जाता है। वो बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हो रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। तो मोगरे के बेल के पास जाता है, कहता है कि तुम नहीं मर रहे हो, बाकी सब मर रहे हैं। तो वो मोगरे का बेल कहता है, मैं स्वाभाविक ही आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे विचार में आपने मुझे इसीलिए बोया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहूं। यदि आप आम, गुलाब का या नारियल का झाड़ चाहते थे तो आप उन्हें बोते थे, आप मुझे नहीं बोते थे। आपके मन में जरूर ये विचार था कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा रहूं और मेरी विशेषताओं की खुशबू मैं फैलाता रहूं। तो सचमुच अगर हम अपने आप को देखें तो अक्सर करके लोगों के मन में यही भावना होती है कि हम इसके जैसे बने, उसके जैसे बने। कभी किसी की प्रशंसा को देखते हुए लगता है कि इनके जैसे बने, कभी किसी की सफलता को देखते हुए लगता है कि इनके जैसे बने, कभी किसी की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व देखते हैं तो लगता है उनके जैसे बने। तो आखिर हमें बनना क्या है? तो आज ये मौका लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके शांति में बैठकर हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं, Why do I want to be like others? मैं दूसरों की तरह क्यों बनना चाहती हूँ? और उसमें भी मेरी चाह बदलती रहती है, कभी किसके जैसे, कभी किसके जैसे बनना चाहती हूँ। तो आखिर भी मुझे बनना क्या है? दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछते हैं, Why can't I be like myself? मैं खुद क्यों नहीं बन सकती? मैं अपने असली अस्तित्व में क्यों नहीं रह सकती? तीसरा प्रश्न, When was the last time I did something nice for myself? वो ऐसा कौन सा आखिरी वक्त था जब मैंने अपनी खुशी के लिए अपनी पसंदगी का कोई अच्छा सा, नेक सा काम किया? क्या मैं सचमुच अपने आप को पसंद करती हूँ?
तो चलिए इन प्रश्नों के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं और अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न मन में उठते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के दूसरे कदम पर। वो है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागृति। कस्तूरी मृग, मस्क डियर, वो सारी जिंदगी उसको खुशबू आती रहती है, तो खुशबू की तलाश में वो सारे जंगल में दौड़ता रहता है, ढूंढता रहता है, पर उसे जिंदगी भर वो मिलता ही नहीं है। और लोग उसका फायदा लेते हैं, उसको मार डालते हैं और उसके नाभि में से मस्क, कस्तूरी ले लेते हैं। तो सारी जिंदगी कस्तूरी मृग को ये पता ही नहीं होता है कि उसकी नाभि में ही खुशबू थी और वो बाहर ढूंढता रहता है। एक कहानी है कि कुछ राक्षस थे, उनके हाथ में कुछ गुणों का खजाना आया और उन्होंने सोचा कि अगर मनुष्यों के हाथ ये लग गया तो मनुष्य हमारे से भी बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए इसको हमें छिपा देना चाहिए। तो कहाँ छिपाए? तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, आसमान की ऊंचाई में इसको छिपा लेते हैं। तो किसी राक्षस ने कहा नहीं नहीं, आज मनुष्य बहुत होशियार हो गया है, वो आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है, तो फिर कहाँ छिपाएं? तो किसी ने कहा ऐसा करते हैं, उसको समुंदर की गहराई में छिपा लेते हैं। तो दूसरे राक्षस ने कहा नहीं नहीं, मनुष्य इतना होशियार है कि समुंदर की गहराई में भी जाकर वो ढूंढ लेगा। तो उन्होंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बहुत सोच विचार किया कि आखिर ये गुण कहाँ छुपाए जो मनुष्यों के हाथ न लगे। तो किसी एक को युक्ति चली और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मनुष्य के अंदर ही, उसके मन के अंदर ही ये सब छिपा लेते हैं। और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य सब जगह ढूंढेगा पर अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखेगा। तो अगर हमें अपने आप को जानना है तो हमें अपने अंदर जाना होगा। जैसे कुएं के अंदर से पानी निकालना है तो पहले गागर को कुएं के अंदर डालना पड़ता है, फिर गागर पानी से भर लेते हैं और फिर उस गागर को बाहर खींचकर प्यास बुझा लेते हैं या और अन्य कामों में उस पानी को उपयोग कर लेते हैं। मेडिटेशन भी कुछ इसी तरह है। मेडिटेशन में हम अपने अंतर जगत में जाते हैं ताकि हम आत्मा को, अपने आप को भरपूर कर सकें। अब सेल्फ, अगर इस विषय के बारे में सोचते हैं तो हम आपको कुछ समय देते हैं अपने बारे में, सेल्फ के बारे में सोचने के लिए। तो आपके मन में क्या आता है? जब आपके बारे में आपने सोचा तो क्या आपको अपना बाह्य स्वरूप, अपना रंग, अपना नाम आदि याद आया? जब आपने अपने बारे में सोचा तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? बुरा लगा? कि आप मूंझ गए कि क्या सोचना है? जब आपने अपने बारे में सोचा तो आपको कैसा संतुष्टता, आप बहुत संतुष्ट हैं ऐसा महसूस हुआ कि कुछ खालीपन महसूस हुआ?
कि जैसे कुछ नीडी है, शायद कभी मान चाहिए, तो कभी सराहना चाहिए, तो कभी तारीफ चाहिए, तो कभी प्यार चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम अपने आप को रेट करते हैं तो हम कैसे अपने आप को रेट करेंगे? ए, बी या सी? ए यानी बहुत अच्छा, बी यानी ठीक ठीक, और सी यानी बिल्कुल अच्छा नहीं, कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया है। जब हम अपने बाह्य स्वरूप को देखते हैं, बाह्य रूप को देखते हैं, तो आपने अपने बाह्य रूप में क्या देखा? अपने 5 साल वाला रूप देखा, या पिछले 2 साल पहले वाला रूप देखा, या अपने भविष्य का स्वरूप देखा, या वर्तमान समय आपका जो स्वरूप है वो देखा? क्योंकि हमारी शक्ल, हमारा बाह्य स्वरूप बदलता रहता है समय अनुसार। और विज्ञान ये बाह्य स्वरूप की स्टडी, हर अंगों की केवल स्टडी ही नहीं बल्कि स्पेशलाइजेशन भी करती है, और हमसे ज्यादा विज्ञान ने इसके बारे में खोज की है, रिसर्च करता रहता है। तो क्या विज्ञान की स्टडी, जो फिजिकल एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, या यूं कहे मानव शरीर को जानना, क्या इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है? जी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं आज के डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के युग में बहुत फोकस है रॉबोट्स और मशीन्स पर फिर भी रॉबोट और मनुष्य में कुछ अंतर है ना। अगर एक रॉबोट और एक नर्तकी दोनों नृत्य करे तो हो सकता है रॉबोट नर्तकी की तरह ही नृत्य करे, परंतु फिर भी नर्तकी के चेहरे पर, उनकी आंखों में जो भाव और भावनाएं हैं, जो प्यार है, जो ग्रेस है, जो खुशी है, वो शायद रॉबोट में नहीं आएगा। तो ये भाव और भावनाएं पैदा करने वाले कौन? अगर हम सेल्फ को देखते हैं तो दो पहलू है। एक विजिबल, जो इन आंखों से दिखाई देता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, और दूसरा इनविजिबल पहलू, जो दिखाई नहीं देता है परंतु वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे स्वप्न, हमारी आकांक्षाएं, हमारी अनुभूतियां, तो ये भी हमारा ही एक हिस्सा है। इंग्लिश में मनुष्य को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो दो शब्द आते हैं। ह्यूमन ह्यूमस शब्द से निकला है, मिट्टी यानी सॉइल, और बीइंग यानी सोल। तो मैं एक चेतन शक्ति, आत्मा हूं, एक ऊर्जा हूं, एक दिव्य प्रकाश हूं। जैसे एक बिजली के तार में जब बिजली का प्रवाह होता है तो उसे लाइव वायर कहा जाता है, और जब उसी तार में बिजली का प्रवाह नहीं है तो वो डेड वायर हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा जब शरीर में प्रवेश है तब उसे जीवात्मा या लिविंग बीइंग कहते हैं, और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो फिर वो मुर्दा या डेड बॉडी कहलाता है। तो हम एक आत्मा है, सोल, स्पिरिट या रूह है, वो ऊर्जा है जो इस शरीर में जान भरने वाली है। अब जैसे साइंस में देखा जाता है सबसे बड़ी शक्ति है लाइट एनर्जी। विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग का आधार लाइट एनर्जी है। इसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक जगत का भी बड़ा आधार है लाइट। तो मैं आत्मा का रूप, मुझ आत्मा का रूप, मैं कैसे दिखती हूँ? तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, लाइट हूँ। पर ये फिजिकल लाइट्स नहीं, ये मेटाफिजिकल लाइट, सूक्ष्म प्रकाश, डिवाइन लाइट, ब्यूटीफुल लाइट, कूल लाइट हूँ, और अ टाइनी पॉइंट ऑफ वाइट लाइट हूँ। अब जैसे अगर हमें मूर्ति का दर्शन करना है
तो मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। जैसे मोती देखना है तो सीप के अंदर मोती मिलता है। जैसे मैनेजर से मिलना है तो केबिन के अंदर जाना पड़े। जैसे गाड़ी को चलाना है तो ड्राइवर को गाड़ी के अंदर बैठना है और चलाना है। इसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए हमें अंतर जगत के अंदर जाना होगा। अब सेल्फ रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन इस शब्द को लेते हैं। रियल आईज, दैट मीन्स द आईज विच कैन सी फॉरएवर। ये नेत्र जगत को देख सकती है पर खुद को नहीं देख सकती है। ये आंखें भले बहुत सुंदर यंत्र है, परंतु इन आंखों से हम बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं। ये आंखों की अपनी सीमा है। इन आंखों से मैं आगे देख सकती हूँ लेकिन मेरे पीछे नहीं देख सकती हूँ। इन आंखों से हम आपको भी नहीं देख सकती हूँ। इन आंखों से हम पूरे विश्व को एक साथ भी नहीं देख सकते। हमारे भूतकाल और भविष्यकाल को भी नहीं देख सकते। तो आत्मा तो वैसे भी इन आंखों से नहीं देखी जाती है। आत्मा अति सूक्ष्म शक्ति है। उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु, ज्ञान का चक्षु चाहिए। वैसे भी जो बहुत कीमती और बहुत पावरफुल चीजें हैं उसे कुछ अलग यंत्र से देखा जाता है। जैसे हीरा को देखना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। अगर एटम को देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर सितारों को देखना है तो टेलीस्कोप से देखते हैं। हम सब जानते हैं जो बहुत पावरफुल चीजें हैं वो पावरफुल यंत्र से देख सकते हैं। जैसे अभी हम सब जानते हैं कोरोना वायरस कितना पावरफुल है, उसे इन आंखों से नहीं देखा जाता। उसको देखने के लिए पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन इसकी पावर इतनी कितना है, आज सारा जगत इसको अच्छी तरह महसूस कर रहा है। और आत्मा, सोल, बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसको देखने के लिए जैसे कहा दिव्य चक्षु, द थर्ड आई ऑफ विजडम, ज्ञान का चक्षु चाहिए। और इसीलिए आत्मा को देखने के लिए मेडिटेशन के द्वारा हम इसको महसूस कर सकते हैं। आत्मा इस शरीर में कहाँ निवास करती है? तो आत्मा इन आंखों के पीछे मस्तक के बीच में निवास करती है, जिसका प्रतीक भारतवासी दिवाली के समय मिट्टी का दिया बनाते हैं। मिट्टी के दिए का चित्र अक्सर करके ऐसे दीपक बनाते हैं, उसकी दो आंखें दिखाते हैं और आंखों के बीच में जोत जलता हुआ दिखाते हैं। तो ये दो आंखों के बीच में आत्मा निवास करती है और वो ज्योत है, दिव्य प्रकाश है। जैसे वो दीपक सबको रोशनी देता है, ऐसे ही मुझ आत्मा दीपक को सभी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की रोशनी देनी है। यही मुझ आत्मा का असली कर्तव्य है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा होता है, शीतल होता है और पानी जिस बर्तन में डालो उसमें जस्ट हो जाता है। जिस प्रकार चंदन का स्वभाव खुशबू वाला होता है, चंदन का स्वभाव भी शीतल होता है। मेहंदी का स्वभाव केसरी रंग छोड़ने का होता है, सुगंध फैलाने का होता है। इसी प्रकार मुझ आत्मा का स्वभाव सत्य है। मुझ आत्मा का स्वभाव पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, सुख है, शक्ति है। जैसे संगीत के साथ सुर है, इंद्रधनुष के साथ रंग है, ऐसे ही मुझ आत्मा के 7 गुण है। अब मुझ आत्मा का कारोबार कैसे चलता है? आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, कैसे कार्य करती है, कराती है? जिस प्रकार एक गाड़ी का बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे एक गाड़ी है, उसका इंजन है, उसका बैटरी है, स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, गियर है।
कितने सारे कंपोनेंट्स है जिससे गाड़ी चलती है, जिस प्रकार एक शरीर है, शरीर के कितने सारे ऑर्गन्स है जिससे शरीर सुचारू रूप से चलता है, और उसके 5 मुख्य इंद्रियां हैं जिससे सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से ये ह्यूमन मशीन चलता है। इसी प्रकार आत्मा की 3 शक्तियां हैं जिससे आत्मा सुचारू रूप से अपने शरीर को, अपने कारोबार को चलाती है, और वो है मन, बुद्धि और संस्कार। ये है आत्मा की 3 शक्तियां। मन, ये है विचार करने की शक्ति। हमारा जो मन है वो बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आज लॉकडाउन के समय पर तन को लॉकडाउन किया है। तन कहीं भी आ जा नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, पर मन तो फ्री है। मन को कभी लॉकडाउन किया जा सकता है? जी नहीं। अभी इसी वक्त अगर आपको अपने फ्रिज में से एक स्वादिष्ट गुलाब जामुन लेकर अपने मुंह में डालना है और उसका स्वाद लेना है तो आप ले सकते हैं, और शायद आपने लिया भी। तो मन इतना शक्तिशाली है, कहीं भी जा सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन किसी ने लॉन्च किया है जिसमें आप घर बैठे विश्व के कोई भी स्थान पर घर बैठे आप जा सकते हैं। तो कैसे? आप उस स्थान को बस क्लिक कीजिए कंप्यूटर में और आप जो नज़ारा उस स्थान का देखना चाहे आप देख सकते हैं घर बैठे। तो हमारा मन बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ बैठ के विश्व के कोई भी कोने में कहीं भी सैर करके आ सकते हैं उस सेकंड में। इतना शक्तिशाली हमारा मन है। मन सोचता है, विचार करता है, मन कल्पनाएं करता है, मन के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, मन के अंदर बहुत सुंदर भाव, बुरे भाव, भावनाएं व्यक्त करती है, मन कल्पनाएं करती है। तो मन ये विचार करने की शक्ति है। और दूसरा है बुद्धि। मन के बहुत सारे विचार, उसको दिशा प्रदान करना, ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि स्टीयरिंग व्हील का काम करती है कि मन के विचारों को स्टीयर करती है, दिशा प्रदान करती है। बुद्धि एक ब्रेक का भी काम करती है, मन के गलत विचारों को रोकती है। और आप समझ सकते हैं जितना ब्रेक पावरफुल है उतनी गाड़ी को हम सुचारू रूप से मंजिल तक पहुंचा सकते हैं बिना कोई एक्सीडेंट के, बिना कोई घाव के। जिस प्रकार एक गाड़ी को कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी यू टर्न कराना पड़ता है, इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा हम अपने मन के विचारों को टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। बुद्धि का काम है समझना, बुद्धि का काम है फिल्टर करना, बुद्धि का काम है परखना, मूल्यांकन करना, निर्णय करना, विजुलाइज करना, विश्लेषण करना। अब बुद्धि ने जो भी निर्णय किया उस अनुसार जो हम कर्म करते हैं, एक कर्म जब हम बार बार दोहराते हैं फिर वो बन जाता है हमारा संस्कार, या यूं कहे आदत, या पैटर्न, या कहेंगे ऑटोमेटिक एक्शंस, या एक खांचा बन गया, या कर्म का एक छाप लग गया। संस्कार के लिए कहते हैं धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जो आदत बन गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। हम बहुत सुंदर सुंदर संस्कार हमारे में भर सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने का संस्कार, परोपकार करने का संस्कार, शुभ चिंतन का संस्कार, अच्छा सच्चा, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलने का संस्कार, दृढ़ विश्वास और अथक होकर शुभ कर्म करने का संस्कार, शुभ कर्म तुरंत करने का संस्कार, खुश रहने के संस्कार, सुख देने के संस्कार, अनुशासन के संस्कार। आप सोचिए यदि ये सारे संस्कार हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन कितना सुखदायी होगा।
तो मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आज आप परिचित हुए हैं अपने आप से, स्वयं की मुलाकात हुई है। तो आप कौन हो? आप एक आत्मा हो, एक ऊर्जा हो, सोल, स्पिरिट, रूह हो। आत्मा देखने में कैसी है? एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, चमकता हुआ दिव्य प्रकाश है। आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है? मस्तक के बीच में, जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं, तिलक लगाते हैं। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिससे आत्मा कार्य करती है और कराती है। आत्मा के 7 मूल गुण है, वो है सत्य, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति। अब जैसे ये भौतिक जगत है, ये 5 तत्वों का जगत है। आत्मा इस जगत की नहीं है। आत्मा छठा महातत्व की जगत से इस विश्व पे, रंगमंच पे अपना अभिनय निभाने के लिए आती है। आत्मा वो प्रकाश की दुनिया से यहाँ पर आती है। जिस प्रकार एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर सदैव नहीं रहता है, वो रेस्ट करने के लिए घर पर जाता है, इसी प्रकार हमें भी कुछ समय के लिए इस शरीर से न्यारा होकर अपने आप को साइलेंस में, और वो साइलेंस वर्ल्ड जो प्रकाश की दुनिया में आत्मा रहती है, उसका अनुभव करना चाहिए। तो चलिए कुछ समय इस शरीर से न्यारा होकर अपने सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मा की अवेयरनेस में, आत्मा की स्मृति में टिकते हैं। इस चित्र को देखते हैं और जो पॉइंट ऑफ लाइट है, इस पॉइंट ऑफ लाइट में साइलेंस में स्थित हो जाते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे कदम की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, इसी प्रकार ये शरीर को भी एक गाड़ी कह सकते हैं, और इसको चलाने वाली आत्मा एक ड्राइवर के समान है। यदि गाड़ी की हम बहुत अच्छी तरह से देखभाल करें, उसकी सर्विसिंग समय प्रति समय करते रहे, तो गाड़ी तो फर्स्ट क्लास होगी। परंतु यदि ड्राइवर 10 दिन से भूखा है या ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, तो क्या अंजाम होगा? हो सकता है वो गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मुड़ाने की कोशिश करता है और गाड़ी राइट की तरफ चली जाती है। हो सकता है ब्रेक दबाने की कोशिश में एक्सीलरेटर दब जाए और नतीजा हो जाता है एक्सीडेंट। ठीक इसी तरीके से हम अपने शरीर का ध्यान तो रखते हैं, परंतु क्या हम आत्मा का ध्यान भी रखते हैं? और इसीलिए कभी कभी ऐसे बोल निकलते हैं कि क्या करे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मुख से निकल गया। यानी मैं दबा रही थी ब्रेक और दब गया एक्सीलरेटर, और नतीजा एक्सीडेंट, यानी संबंध में दरार आ गया। तो इसीलिए शरीर की देखभाल के साथ साथ हमें आत्मा की भी सर्विसिंग करनी है। मेडिटेशन वो तरीका है जिससे हम अपने आप को शुद्ध विचारों का खुराक दे सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ, शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। मेडिटेशन वो ब्रिज का काम करता है जो ज्ञान की बातों को अनुभव तक ले जाता है। मेडिटेशन से ही हमारा मन
जो बंदर जैसा है वो सुंदर मंदिर जैसे बन जाता है। मेडिटेशन से ही बुद्धि सही विधि से सिद्धि दिलाने वाली बन जाती है। मेडिटेशन से ही हमारे संस्कार सुखमय संसार बनाने के निमित्त बन जाते हैं। अब ये शब्द रियलाइजेशन, जैसे हमने पहले भी देखा, रियलाइजेशन में रियल आइज छिपा हुआ है। इसमें और एक सुंदर राज छिपा हुआ है, वो है रियल आई, असली मैं। आई, मैं, इस शब्द का कितना हम उपयोग प्रयोग रोज करते रहते हैं। आई, ये शब्द अनुभूति कराने वाला शब्द है। आई, मैं शब्द से आप कोई भी शब्द जोड़ो, आप वैसा ही महसूस करने लगेंगे। मैं कमजोर, तो तुरंत कमजोरी महसूस होने लगेगी। मैं बीमार, तो बीमारी की महसूसता आने लगेगी। मैं शक्तिशाली, तो आपको शक्ति महसूस होगी। जैसे हमने शेर की कहानी में सुना कि जब वो शेर अपने आप को भेड़ समझ रहा था तो बहुत ही शक्तिहीन, कमजोर, नाखुश महसूस करता था। और जब उसे रियलाइज हुआ कि मैं शेर हूँ, तो वो बहुत शक्तिशाली और अपने आप को हिम्मतवान और अपने आप बहुत खुश महसूस होने लगा। तो मैं शब्द, इसमें बहुत सुंदर खजाना, मैं शब्द, सब खजानों की चाबी इस शब्द में है। मैं शरीर, जैसे ही ये स्मृति में हम रहते हैं तो जैसे पिंजरे का पंछी बन जाते हैं, और बहुत सारे पिंजरे धर्म के, जाति के, कुल के, रंग रूप के, इन सब पिंजरों में बंद जाते हैं। जैसे पिंजरे का पंछी भूल जाता है कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं ऊंचे आसमान में उड़ने की ताकत रखता हूँ, इसी प्रकार मैं शरीर समझने से हम हद के विश्वासों में बंध जाते हैं और उड़ना भूल जाते हैं। मैं आत्मा, मैं स्टार हूँ। जैसे इस रियलाइजेशन में हम आते हैं तो सारे पिंजरे जैसे उससे हम मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, और जो चाहे हम वो कर सकते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हिम्मतवान हूँ, मैं अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकती हूँ, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूँ। मैं सोल हूँ जो अलग अलग रोल, विभिन्न रोल मैं बजाती हूँ और हर रोल में बहुत सुंदर सुंदर रंग भर सकती हूँ। तो एक मैं की स्मृति से हम कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। मेडिटेशन से हम अपने आप को, सेल्फ को बहुत सुंदर रूप से रियलाइज कर सकते हैं। 3 शब्दों को हम याद रख सकते हैं, रिलैक्स, रिचार्ज एंड रिफ्रेश। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है। फिर अपने आप से पूछना है कि हम शरीर को तो बहुत रिलैक्स कर लेते हैं, हम आराम दे देते हैं, परंतु क्या हम अपने मन को भी कभी आराम देते हैं? हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पॉज और स्टॉप का बटन तो होता ही है, परंतु क्या हमारे मन में पॉज और स्टॉप है? इसलिए थोड़े समय के लिए हमें साइलेंस में रहना चाहिए, अपने मन को पॉज देना चाहिए। दूसरा, रिचार्ज। मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बदकिस्मत वाली हूँ। इन सब विचारों से हमने अपने आप को डिस्चार्ज किया है, अपनी शक्तियों को कम किया है। अब हमें ये आदत डालनी है, रोज सुंदर विचारों को हमें दोहराना है अपने मन में। जैसे हम शुरू में ये 5 विचार रोज कर सकते हैं और अपने मन के अंदर बहुत सुंदर भावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। मैं विशेष हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं लकी हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं खुश हूँ। तो देखिए, जैसे ही हम ये विचार करते हैं तो कितना रिचार्ज, कितने रिफ्रेश हो जाते हैं।
हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, तो इसलिए उसकी ऊर्जा कम है, और आत्मा अमर है, उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम अपने शरीर के अवेयरनेस में ज़्यादा रहते हैं तो हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी में, यानी बहुत कम तरंगों में हम वाइब्रेट करते रहते हैं, रेडिएट करते रहते हैं। और यदि हम अपने आप को आत्मा महसूस करते हैं तो आत्मा की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हम बहुत ऊंची ऊर्जा, बहुत शक्तिशाली तरंगे हम वाइब्रेट करेंगे, रेडिएट करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, डिवाइन इंस्पिरेशंस, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में ही हो सकता है। और इसलिए यदि हमें सेल्फ को रियलाइज करना है, हमें श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है, तो हमें आत्मा की स्मृति में रहना है, हाई फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहना है। तो चलिए हम मेडिटेशन के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में, बहुत ऊंचे तरंगों वाली स्थिति में स्थित हो जाते हैं। इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। जैसे गाड़ी के अंदर एसी चालू करने से बहुत ठंडक और शीतलता का अनुभव होता है। हाँ, एक शर्त पर कि गाड़ी की खिड़कियों के कांच को हमें बंद करना होता है, बाहर की गर्म हवा को अंदर आने नहीं देना होता है। इसी प्रकार हम मेडिटेशन से बाहर के विचारों से डिटैच हो सकते हैं और अपने मन के अंदर शीतल शांत विचार करने से मन के अंदर एसी की तरह ठंडक और शीतलता को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए रिलैक्स होते हैं। मैं आंखों के बीच चमकने वाली एक दिव्य सितारा हूं। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा हूं। मैं बहुत ही शांत हूं। मेरा स्वभाव दिव्यता है। अब अपने मन की आंखों के सामने एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा विजुलाइज करो। आपके सामने खड़ा है। वो बहुत ही बहुमूल्य, कीमती, प्यारा सा बच्चा है और आप उससे बातें करते हो। तो आप कैसे बात करेंगे? उससे बहुत प्यार से, बहुत ही मिठास से आप उससे बात करते हो। तो ठीक वैसे जैसे आप उससे बात करते हो, बहुत प्यार से और मिठास से, बस वैसे ही अपने आप से बहुत प्यार से और बहुत ही मिठास से अपने आप से बात करो। मैं बहुत ही मूल्यवान, कीमती रत्न हूँ। मैं आज अपने महत्व को जान गई हूँ। मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। मैं अपना देखभाल करने के लिए मैं वक्त निकालती हूँ। मैं अपना ध्यान रखती हूँ। आज मैं ये बात समझ गई हूँ कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए वो मैं हूँ। अब मैं अपने आप को अपनी नजरों में बहुत ऊंचा उठाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार से देखती हूँ। मैं बहुत ही कीमती, शक्तिशाली हूँ। एक दिव्य ऊर्जा हूँ। अब मैं जान गई हूँ कि बस मुझे यही करना है कि मेरे प्रति मेरी नजर मुझे बदलना है। हर वक्त, हर श्वास, हर घड़ी
मुझे अपने आप को बहुत ही ऊंचा, शक्तिशाली, सुंदर देखना है। मैं इस मन की स्थिति में शांति को आमंत्रित करती हूँ। गहरा श्वास लेती हूँ और शांति को अपने अंदर भरती हूँ। इस मन की स्थिति में मैं बहुत सुकून का अनुभव कर रही हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। आज मैंने जान लिया कि मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं वो चेतन शक्ति हूँ जो इस शरीर में प्राण भर रही हूँ। और आज मैं जान गई हूँ कि मैं ही अपने संकल्पों से अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माता हूँ। सुंदर उज्जवल भाग्य बनाना ये मेरे ही हाथ में है। तो मैं सुंदर खजाना, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, इन सब खजानों से मैं ओतप्रोत हूँ। आज ये सारे खजाने मैं सबके साथ बांट रही हूँ। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से और श्रेष्ठ व्यवहार से मैं ये सब गिफ्ट्स सबके साथ बांटकर बहुत सुंदर सुखमय संसार बना रही हूँ। अब इन्हीं सुंदर विचारों को लेकर मैं अपने कर्म क्षेत्र में वापस आती हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं सुनते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि द्वारा। भ्राता प्रदीप कुमार अवस्थी, मेंबर सिग्नल एंड टेलीकॉम रेलवे बोर्ड। ओम शांति। ब्रह्म कुमारीज की ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एवं टूरिज्म विंग एक ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है 15 और 16 मई को। इस ई कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है काम डाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन। यह टॉपिक आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लॉकडाउन में है। भारतवर्ष में भी काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन की वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। इसलिए ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि कोरोना के संकट में हम अपने आप को कैसे संयम से रखें, अपने आप को कैसे बचाएं, अपने परिवार को कैसे बचाएं और अपने देश को कैसे बचाएं। लॉकडाउन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं और इससे बचने के उपाय खोजने बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं रेलवे से संबंधित हूँ और मेरे रेल के कर्मचारी इस संकट की घड़ी में बहुत आवश्यक रेल चलाने का काम कर रहे हैं। फ्रेट गुड्स ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं। 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चालू करी गई हैं और 12 मई से एसी स्पेशल ट्रेनें चालू करी गई हैं। हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हमारे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं और ये सब प्रिकॉशन लेने के साथ साथ रेलगाड़ियों को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी इंडियन रेलवे का हिस्सा हूँ।
और मैं ब्रह्म कुमारीज़ को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस समय इस प्रकार के रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। सूर्य के उदय से प्रकाश होता है, चंद्र के उदय से फूलों का विकास होता है। मन मंदिर में जब जलती है अनुभूति की ज्योत, तो आत्मा में आत्मा का प्रकाश होता है। इन अनुभूतियों के सुंदर पलों को अपनी यादों में संजोते हैं और कल पुनः सिस्टर शिवानी के दिल की आवाज को सुनते हैं।